कैसे हैं आप लोग। कल आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, वहाँ से आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था और मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था। आज मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ आगे के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 है और एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, जैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कल मैंने आप लोग को बताया था। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ पे I जो है 1 से ग्रेटर आर इक्वल है, M से लेस आर इक्वल है, J 1 से ग्रेटर आर इक्वल है, N से लेस आर इक्वल है। ये मैंने कल आपको बताया था। और I और J क्या है, I और J कोई भी I है रो, J है कॉलम, कोई भी रो और कॉलम है, कुछ पता नहीं। I और J नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, यदि कोई ऑब्जेक्ट 8 एलिमेंट रखता हो, व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, कितने पॉसिबल कोटि होंगी इसकी। ठीक है, कोटि क्या बताया था आप लोग को, M और N में जो हो उसी को क्या बोलते हैं, कोटि। नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। अब सुनो, यहाँ पे एक बात और सुन लो, 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका नंबर्स आ जाता है। समझ में आया। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट। 2 2 जा 4, कितने एलिमेंट हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है। तो कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे, ध्यान से समझना बात। तो कितने ऑर्डर्स पॉसिबल होंगे, 8 एलिमेंट है। तो 8 एलिमेंट है तो 8 का जब मैं फैक्टर करूंगा, देखो 8 को 1 इंटू 8 का ऑर्डर हो सकता है, 1 इंटू 8 का ऑर्डर हो सकता है। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर जो जितने नंबर्स एलिमेंट है वो। एक ऐसे हो सकता है 8 इंटू 1 नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। एक ये पेयर, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर। ठीक है, 2 पेयर यहाँ पे। एक पेयर और हो सकता है 2 इंटू 4। एक पेयर हो सकता है 4 इंटू 2। तो टोटल कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, 4। बेटा बताया था ये M इंटू N होता है। M क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, N क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहाँ पे से तो कितने पेयर से, 4 पेयर हम हो सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन यही होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा एक बात और सुनो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे होंगे। तो बिना पेन और कॉपी के भी पढ़ सकते हैं, बिना पेन और कॉपी के नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप बिना पेन और कॉपी के पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। खुद का नोट्स बनाएं। ठीक है, यहाँ पे पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। तो आप अपना एक नोट्स बनाएंगे तो उससे आपका क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, उससे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम होंगे तो आप नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर आप नोट किया करें। अब देखो, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय aij 1/2 मॉडुलस में है 1 - 3j। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगा कितने का बेटा, मैं कितने का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगा, 3 × 2 है, 3 क्रॉस 2 का करूंगा। इसका मतलब 3 रो होंगे और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो ये जो आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो आपका रो होता है।
1 1 A 1 2। कितने कॉलम होंगे बेटा? केवल 2 कॉलम होंगे, केवल 2 कॉलम होंगे, ठीक है। और रो कितने होंगे? 3, A11 A12 A21 A22, ठीक, A21 A22 A31 A33। देखो यहाँ पे हो गया पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? पहला रो सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे क्या हो गया? तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। अब सुनो, हम लोग को क्या करना है? A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की वैल्यू निकालनी है, A21 की वैल्यू निकालनी है, A22 की वैल्यू निकालनी है, सभी एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है। कैसे निकालते हैं? सुनो, अब ध्यान से दिया है Aij इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j, ठीक है, मॉडुलस में। जब मैं A11 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। देखो बेटा, ये होता है I, ये होता है J, बताया था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में। ये होता है I, ये होता है J। तो इसका मतलब I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितना है? 1 है, -3। तो कितना हो जाएगा? 1/2 1 - 3 -2, और -2 मॉडुलस के अंदर है तो +2 हो जाएगा। तो 3 में -2 हो गया, +2 से 2 कट गया, 1 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस में नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ A12। A12 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो, A12 की वैल्यू निकालूंगा 1/2। देखो 1 2 ये होता है I, ये होता है J। 1 है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, 6 में 1 गया -5, और -5 6 में 1 गया -5, -5 नेगेटिव में तो मॉडुलस लगा है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/2। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? 5/2। A21 की बात करेंगे, A21 कैसे निकलेगा? A21 तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 3 हो जाएगी। 2 में 3 गया -1, कितना हो जाएगा? -1 1/2 ही आ जाएगा, 1/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A21 की वैल्यू 1/2। उसके बाद A31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A31 की वैल्यू तो कितना निकलेगा? A31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I की वैल्यू कितनी है? 1/2, I की वैल्यू है 3, और माइनस J की वैल्यू है 1, 3 × 3, तो 3 में 3 का 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। उसके बाद अगर A22 को निकालूंगा, A22 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 3 × 6, 6 में 2 गया -4, ठीक है, 3 2 × 6 2, 6 में 2 गया -4, -4 +4 हो जाएगा, +2 आ जाएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना था ये? A32 था ना, A32। तो A32 जब मैं निकालूंगा 3 2 × 6, 6 में 3 गया -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। आप लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका जो 3×2 का मैट्रिक्स बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। आप लोगों ने एग्जांपल समझ लिया होगा, अब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करता हूँ। चलो बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। आव्यूह के प्रकार। सबसे पहला प्रकार स्तंभ आव्यूह, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आप लोग को पता होगा क्या होता है। ऐसे 1 2 3 ये आपका होता है स्तंभ।
ठीक है, ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये किस ध्यान से देखना, इसका जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल में कितने रो हैं? 3 रो। और कॉलम कितने हैं? 1 है। कॉलम कितने हैं? 1 है। इसका मतलब इसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। सेकंड की बात करते हैं, आप लोग नोट करते रहिए। सेकंड आपका है, कॉलम हो गया, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। आपका हो गया रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह कैसे होगा बेटा? 1 2 3। कैसे? आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये कितने का है? 1 का है। एक रो है ना, रो 1। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 1 क्रॉस 3 का है। इसको बोलते हैं आपका कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका है, बताओ बेटा, देखो कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका है स्तंभ, सॉरी पंक्ति आव्यूह। आगे बात करते हैं। 2 हो गया। तीसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां पे ध्यान से देखना, कितने रो हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 4। 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है। अब यहां पे क्या होता है, आपका m जो है n के बराबर नहीं होना चाहिए। m जो है n के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, आयताकार आव्यूह होगा। आया बात समझ में? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा जान लीजिए। नेक्स्ट जो है आपका, जिसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ग आव्यूह समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है? 1 3 कॉलम, सॉरी 3 रो 3 कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहचान क्या है? m इक्वल टू n हो जाता है। m इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? n हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, इसके केसेस होते हैं कई, इनके केसेस के बारे में बात करते हैं। क्या क्या केस है? ठीक है, इनके केसेस के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स केस फर्स्ट क्या होगा? जिसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। इसका एग्जांपल देखते हैं। 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स में एलिमेंट होते हैं, और डायगोनल्स ऊपर और डायगोनल्स के नीचे जो एलिमेंट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0। ये पहचान होता है। अब आप लोग एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, सर डायगोनल तो ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है डायगोनल, ऐसा क्यों नहीं किया? अब सुनो, इसकी एक कंडीशन होती है जहां पे i इक्वल टू जे होना चाहिए। देखो यहाँ पे a11, ये हो गया a22, ये हो गया a33। आपको पता होगा ये a11, ये a22, ये a33। ठीक, तो यहाँ पे i इक्वल टू जे का केस। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या होगा? a13, यहाँ पे क्या होगा? a22, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
3 1, तो यहाँ पे ये केस फॉलो नहीं कर रहा है ना ये वाला, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होता है। ठीक, अब सुनो, इसका जो सेकंड केस है, इसका जो सेकंड केस है, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड है जिसे बोल देते हैं अदिश आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं अदिश आव्यूह। ठीक है, क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है? 2 0 0 0 2 0 0 0। अदिश आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनके डायगोनल सेम हो, जिनके डायगोनल क्या हो? सेम हो। जरूरी नहीं 2 हो, यहाँ पे हो सकता है √3, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, तो जरूरी नहीं कुछ भी हो, लेकिन तीनों एलिमेंट सेम हो डायगोनल के। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। नेक्स्ट, आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस हैं, इनको जानना जरूरी है आप लोग को। नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट केस है तत्समक आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं तत्समक आव्यूह। इसे क्या बोलेंगे बेटा? तत्समक आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब सुनो, 1 0 0 0 1 0 0 0। तत्समक आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनके डायगोनल हमेशा 1 होते हैं, जिनके डायगोनल हमेशा क्या होते हैं? 1 होते हैं। इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तत्समक आव्यूह आप लोग समझ गए होंगे। एक बात और, ये 3 क्रॉस 3 का है। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी वर्ग आव्यूह के केसेस पढ़े हम लोग, ये केस नंबर 3rd या 4th रहा होगा, जो भी रहा होगा, वो सभी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वो सभी आव्यूह, वो सभी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में होना चाहिए। अगर स्क्वायर में नहीं है तो इसका मतलब वो ना कभी आइडेंटिटी हो सकता है, ना कभी स्केलर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा वर्ग आव्यूह को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी केसेस हैं ये सभी। अब बात आगे करते हैं। लास्ट मैट्रिक्स है जो कि इसके प्रकार में आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो, जिसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इसका ऑर्डर कुछ भी हो बेटा, इसका ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे स्क्वायर में हो, चाहे रेक्टेंगल में हो, चाहे जैसे उसका ऑर्डर, इसके ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी अगर एलिमेंट जीरो हो गए तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। एक लास्ट मैट्रिक्स है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे नहीं, समझ गए, आव्यूह की समानता। अब सुनो, जैसे लिखा 1 2 3 4, यहां पर भी लिखा 1 2 3 4। ये बेटा दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इसमें दो शर्त होनी चाहिए। इक्वल होने के दो शर्त होने चाहिए, बहुत ध्यान से बात को सुनना। इक्वल होने के कितने शर्त होने चाहिए? दो शर्त। पहला तो दोनों के कोटि समान होने चाहिए, यहाँ पर भी कोटि, यहाँ पे भी कोटि, ये 2 क्रॉस 2, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2, दोनों की कोटि क्या होने चाहिए बेटा? समान होने चाहिए। दूसरा केस, दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, संगत अवयव, वो क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। ये 2 चीज होने चाहिए। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने ध्यान से सुना। अब सुनो, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात करते हैं। आप लोग इसमें हम बोल सकते हैं इसको AIJ मैट्रिक्स M क्रॉस N बराबर BIJ मैट्रिक्स M क्रॉस N। अगर दोनों के
दोनों के ये ऑर्डर सेम है और दोनों के संगत एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं इस पे बेस्ड। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, W कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कर देता हूँ x, यहाँ पे कर देता हूँ y, यहाँ पे कर देता हूँ z, यहाँ पे कर देता हूँ z। तो आपसे पूछूंगा ये दोनों अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो x y z w का मान बताओ। x का मान कितना होगा 1, w का मान होगा 3, y का मान कितना होगा 2, z का मान कितना होगा 4। समझ में आ गया होगा आप लोग। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं क्या होता है। बच्चों देखते हैं एग्जांपल। इस एग्जांपल से आप लोग बहुत ही अच्छे से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z एंड z। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? पहला शर्त, दोनों के जो ऑर्डर है, दोनों की जो कोटि है सेम होनी चाहिए। देखो दोनों की कोटि 3x3 है, इसका भी 3x3 है, दोनों की कोटि सेम है। उसके बाद नेक्स्ट होना चाहिए, नेक्स्ट कंडीशन, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 3 = 0। जब इक्वल होंगे तभी तो बेटा ये क्या होगा, आपस में मैट्रिक्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा z + 4 = 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2y - 7 = 3y - 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा a - 1 = -3। उसके बाद 2c + 2 = 0। उसके बाद ये इसके बराबर हो जाएगा b - 3 = 2b + 4, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा आगे तो x = कितना हो जाएगा -3। यहाँ से z = कितना हो जाएगा 6 में 4 गया 2। यहाँ से देखो 3y में 2y गया, y = -2 इधर ले जाओ कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब आगे यहाँ से a = कितना हो जाएगा -3 इधर है, 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -3 + 1 -2। यहाँ से 2c + 2 = 0 लिखा है, 2c + 2 = 0 लिखा है, तो 2c बराबर -2, तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा -1। उसके बाद b - 3 = 2b + 4 है, तो b को उधर भेज दो, तो 2b में b गया, b = 4 इधर ले आओ, -4 - 3 कितना हो जाएगा -7, ठीक है। यहाँ से आपका x z y a c b सभी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप लोगों ने समझा कि दो केसेस होते हैं। पहला केस ये है कि इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में भी सेम होना चाहिए। बच्चों आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। और कल का जो क्लास होगा वो आपका इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सलूशन होगा। टोटल जितना भी क्वेश्चन है उनके सलूशन दिए जाएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अभी का जो पहला एक्सरसाइज है इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल से आपका जो चलेगा इसका एक्सरसाइज का चलेगा, फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सबसे पहले लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे वीडियो बनाने का कि लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपना जितना बेस्ट दे पाऊँ उतना बेस्ट दूँ, आप लोग के लिए जितना अच्छा कंटेंट दे पाऊँ उतना अच्छा कंटेंट दूँ। तो 2021 वाले जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे इस चैनल को फॉलो करें, उनका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। और भी जितने भी डाउट होंगे, डाउट के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, उनके डाउट भी क्लियर होंगे। और भी बुक्स जो स्कूल में आप लोगों के लगते हैं, सारे बुक्स के भी सोल्यूशन यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। अभी तो NCERT चल रहा है, तो आप इसको पहले अच्छे से फॉलो करिए, अच्छे से पढ़िए, बताइए लोगों को कि यहाँ पे क्लास चल रहा है 12th का, और हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी यहाँ पे पढ़ाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।